नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ हर खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो इन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ी। जी हां, जहां पर कोलकाता इस समय पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन और जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही है ममता दीदी का प्लान, क्योंकि इससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट था, उसके बावजूद भी आखिर क्यों समय रहते ही पानी की निकासी की तैयारी नहीं की गई सरकार की तरफ से। तो इस तरह के तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें आपको कोलकाता की, और साथ ही इस बारिश की वजह से कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका की टीम अब आउट हो चुकी है, और साथ ही तीसरी खबर जहां चीन पर खतरा मंडराया हुआ है। आखिर ये खतरा किस बात का है, क्योंकि एक तूफान है जो इस वक्त वहां पहुंचने वाला है, और अभी तक ये तूफान कई जगह पर तबाही मचा चुका है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। तो आज की प्रमुख खबर आपको बता दें कि जहां आपको बता दें कि कोलकाता जो है वो इस वक्त डूब गया। करंट लगने से 12 लोगों की मौत हुई है। जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो वहां पर हालात जिसके तस बने हुए हैं। लगातार बारिश भी हुई, लेकिन पिछले काफी घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। इस समय वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन जब बारिश बंद हो गई उसके बावजूद भी पानी कुछ जगह पर घटा और कुछ जगहों पर पानी एज इट इज बना रहा, जो अपने आप में कई सारे सवाल उठाता है। लेकिन जहां ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान करने की बजाय वहां की सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम इस समय कर रही है। जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो पानी भरने के बाद में इस वक्त वहां के क्या कुछ हालात हैं उनको बयां कर रही है। बारिश बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जल भराव की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनजीवन पर, जो इस समय सबसे ज्यादा इसकी वजह से प्रभावित है। क्योंकि पूर्वी कोलकाता के कुछ स्थानों पर अभी भी वहां पर पानी भरा हुआ है। बारिश बंद होने के बावजूद भी पानी निकलने की जगह वहां पर नहीं है, और सरकार यानी कि ममता बनर्जी काम कर रही हैं कि जो ये परिस्थितियां बनी हैं ये दूसरों की गलती की वजह से है। आरोप मढ़ने का काम इस वक्त ममता सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी फिलहाल क्या कुछ हाल बेहाल है, एक नजर उन पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी कोलकाता जो है उसके बेहाला का जो है हाल वाकई बहुत बेहाल है इस समय। हालांकि बारिश की अगर हम बात करें तो अभी भी इस समय बारिश हो रही है, और पूर्वी कोलकाता के कुछ स्थानों पर भी पानी भरा हुआ है। जल भराव से आमजन जो है काफी परेशान है, और कई इलाके इस समय डूब चुकी हैं, जलमग्न हैं। नगर निगम की जो नाकामियां थी उनको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी छुपाने का काम इस समय कर रही हैं। कोशिशें उनकी तमाम जारी हैं, और फुरका बैराज पर जो पूरा ठीकरा है वो फोड़ दिया है कि फुरका बैराज की तरफ वजह से ये हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जो फुरका बैराज है वो कोलकाता से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए कि आखिर फुरका बैराज की वजह से ये हाल कोलकाता के क्यों होंगे। जहां एक तरफ पानी और जलभराव की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ बिजली के झटकों की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि पानी में करंट दौड़ गया था। और मौतों के लिए भी ममता बनर्जी ने CESC को जिम्मेदार ठहराया है। और ममता बनर्जी जब इन दो से भी मन नहीं भरा तो उसके बाद में ममता बनर्जी के मौसम पे ही ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं है। पर ऐसे में सवाल यह है कि जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था तो आखिर आपने क्यों समय रहते ही तमाम तैयारियां नहीं की। ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर, और कहा जा रहा है कि जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। आखिर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का, आपको सुनाते हैं। इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये आप देख लीजिए, IMD का
जो उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था, ले ही नहीं लिया। कॉशन दिया था प्रॉपरली विथ एडवांस, आईएमडी ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दुर्गा पूजा इनॉग्रेशन में बिजी है। कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉरपोरेशन और सीएससी, ये तीनों का लापरवाही की वजह से इतना आदमी का डेथ हो गया। नॉन ऑफिशियली 10 और 9 तो आइडेंटिफाई हो गया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अब प्रसन्नजीत, जब मौसम विभाग की तरफ से तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए थे, तो उसके बावजूद भी आखिर समय रहते ही कदम जो है सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाए गए? और जब हालात ये बन चुके हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तो अब इन हालातों का ठीकरा जो है वो भी दूसरों पर ही फोड़ना है। कृतिका, मैं हमारे सारे दर्शकों को ये याद दिला दे कि पिछले साल ठीक पूजा की पहले हम लोगों ने आरजी कर की जो बेटी का दर्दनाक मौत देखे, और उसके कारण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोगों ने ममता बनर्जी का लापरवाही का और अलग अलग किस्म का सफाई देने का जो सिलसिला है, उस सिलसिला के बारे में लोगों ने काफी चर्चा की। और इस बार भी पूजा के ठीक पहले इस तरह से 10-12 लोगों की मौत, और उस वक्त ममता बनर्जी ने ये शुभेंदु अधिकारी एकदम सच कहा। इसके बारे में लोगों की मन में जो दुख है, दर्द है, ये सही है कि उस वक्त, उस दिन भी, मतलब कल भी ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग जिला में दुर्गा पूजा की पंडाल का इनॉग्रेशन कर रही थी। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के लिए काफी खतरनाक मानसिकता है कि जब 10 लोग इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण से, जो अलग अलग, मुंबई में हम देखते हैं इतना बारिश, पानी जम जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सुने हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण लोग 10-12 लोगों की मौत हो गया। हैदराबाद में हम कभी कभी देखते हैं, आपकी दिल्ली में भी अगर बारिश बहुत ही ज्यादा हो जाए तो हम देखते हैं कि वहां पे आपके ऑफिस के पास भी पानी जम जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण किसी एक शहर में 10 लोगों की मौत, और चीफ मिनिस्टर पूरे की पूरे जिम्मेदारी आईएमडी के ऊपर डालकर, मौसम विभाग के ऊपर डालकर, या गंगा नदी के ऊपर डालकर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के ऊपर डालकर उन्होंने पूजा पंडाल की इनॉग्रेशन में लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा दर्दनाक है, और लोगों की मन में ये दर्द है कि क्या ये 10 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेंगे। ये अभी भी आप दिखा रहा है, ये आज सुबह का वीडियो है। तो ये जो पानी जमा हुआ है, लोगों को अब पानी से डर नहीं है, लोगों को अब इलेक्ट्रोक्यूशन से डर है कि हम निकले या ना निकले। अगर निकले तो कहां पे हम मैनहोल में अंदर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रोक्यूटेड होके हमारा जान चले जाएंगे। इस डर के मारे लोग हैं, खासकर से ममता बनर्जी का ये रवैया देखकर। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अभी की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, और अभी सरकार क्या कुछ उपाय कर रही है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए? नहीं, परिस्थिति के से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कोई उपाय हमें दिख नहीं रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आज शाम को तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितने सारे पूजा पंडाल को वर्चुअल माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे, उसका जो सूची है वो हमारे पास आ गया है। लेकिन बाकी कोई सूची या बाकी कोई तैयारी, बाकी जो आईएमडी की तरफ से बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल में फिर से एक लो प्रेशर का सिस्टम बन गया है, हो सकता है आज शाम से उसका नतीजा, मतलब बारिश हम कोलकाता में देख पाए या गंजेटिक वेस्ट बंगाल में देख पाए। इसका कोई तैयारी हम सरकार की तरफ से नहीं देख रहा है। हम सूची देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कितने पूजा पंडाल को आज इनॉग्रेट करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगाकर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है खेल जगत से जुड़ी। जी हाँ, साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली अमेरिका की टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यूएसए क्रिकेट से अब सब्र का बांध टूट गया है। आईसीसी ने यूएसएसी बोर्ड को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पिछले काफी समय से आईसीसी लगातार अमेरिका क्रिकेट बोर्ड को अपने ढांचे में बदलाव करने के तमाम मौके दे रहा था।
लेकिन उसमें कुछ भी सुधार को ना देखते हुए आईसीसी ने अब उन्हें सस्पेंड ही कर दिया है। तो वहीं अपने इस फैसले के साथ ही आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया कि यूएसए क्रिकेट टीम को साल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और साल 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा या नहीं। जानेंगे इस खबर को लेकर पूरा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता सस्पेंड। तो जी हां, यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता जो है उसे फिलहाल आईसीसी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। बार बार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद में बार बार मौके दिए गए, उसके बावजूद भी जब नहीं सुधरी तो आईसीसी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे और इसके साथ ही 1 साल की समीक्षा के बाद ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आईसीसी की तरफ से लिया गया। 23 सितंबर को वर्चुअल बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें ये बड़ी घोषणा की गई है। आखिर क्यों सस्पेंशन हुआ है, एक नजर उस पर भी डाल लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से जो प्रशासनिक संकट है वो कहीं ना कहीं यूएसए क्रिकेट पर चल रहा था। खेल की साख को काफी नुकसान इसके जरिए पहुंच रहा था। लीडरशिप में बदलाव की भी मांग की गई थी, जिसके बाद आईसीसी ने सुधार के लिए आदेश दिए थे, कई मौके दिए थे। समय सीमा खत्म होने के बाद भी जब यूएसए क्रिकेट में कोई सुधार नहीं हुआ, यूएसओपीसी से मान्यता और संचालन सुधार में भी विफल रहे, जिसके बाद में ये बड़ा कदम आईसीसी की तरफ से उठाया गया और यूएसए क्रिकेट को ही सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। तो गौरव हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं आईसीसी पर एक अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। गौरव, आईसीसी में अमेरिका की सदस्यता रद्द करने का मुख्य कारण क्या कुछ अभी तक बताया जा रहा है और क्या अमेरिका की टीम अब आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेगी या नहीं? बिल्कुल कृतिका, मैं इस बारे में आपको बता दूं कि जो पहली बात है किस वजह से ये कदम उठाया गया है, तो ये जो आईसीसी अमेरिका का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो उसकी सदस्यता है वो आईसीसी की मेंबरशिप जो है उससे उसको वहाँ से निलंबित किया गया है। और ये इसलिए कदम उठाया गया है क्योंकि हम सबको मालूम है कि पिछले साल जिस तरह से T20 का जो वर्ल्ड कप था वो बेहतर तरीके से आयोजित हुआ था और उसके बाद से अमेरिका ने एक कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छे तरीके से अमेरिका की क्रिकेट टीम ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर आए थे और काफ़ी क्रिकेट भी खेला जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से जो एक प्रशासनिक विभाग होता है, जिस तरह से आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से जो आधारभूत ढांचा था उसमें जो चेंजेस थे वो नहीं आ रहे थे और एक गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके लिए पूरा 1 साल का समय जो है वो आईसीसी की तरफ से दिया गया, जो कि जब नहीं हुआ तो उसके बाद आईसीसी ने ये कदम उठाया है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का हित जो है वो सबसे ऊपर आईसीसी ने रखा है। इस वजह से अमेरिका की जो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट टीम है, वो आईसीसी के इवेंट्स में उसी तरह से खेलेगी, उसी तरह से पार्टिसिपेट करेगी जैसे पहले करती आई थी। साथ ही साथ जो 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक है उसको लेकर के जो टीम अपनी तैयारी कर रही है वो भी बदस्तूर जो है वो उसी तरह से जारी रहेगी। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है, जिस तरह का भी उनको ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की ज़रूरत होती है, उसको भी हर तरीके से एक कहना चाहिए कि वो ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो आईसीसी के द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी। उसमें किसी तरह का कोई भी जो है रोक जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो अमेरिका जैसे क्रिकेट बोर्ड की जो सदस्यता क्योंकि निलंबित हुई है, तो ऐसे में आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस समय के दरमियान जब तक कि अमेरिका के जो क्रिकेट बोर्ड है अपने बुनियादी ढांचे में, अपने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव नहीं करता है और जब तक कि आईसीसी के मुताबिक जो है जो संविधान है उसके हिसाब से अपने आप को नहीं रखता है, तब तक ये सारी बातें जो हैं आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक तरह से कहना चाहिए वो टेक केयर रखेंगे, उनके प्लेयर्स का ध्यान रखेंगे, उनके सभी जो जितने भी उनके खेलने के जो भी उनके ज़रूरतें हैं, उनके जो साधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन सब का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आईसीसी के द्वारा रखा जाएगा। कृतिका, इसी के साथ गौरव, क्या आईसीसी की तरफ से अमेरिका को सदस्यता बहाल करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्तें या कुछ सुझाव भी दिए गए और अमेरिका के पास में आखिर क्या कुछ ऑप्शंस हैं?
देखिए जब सदस्यता आपकी निलंबित होती है तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको अपना गवर्नेंस जो है वो सुधारना होता है, क्योंकि आप एक तरह से गवर्नेंस जो कि आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, और इसके लिए एक लंबा समय दिया था। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव कमेटी जो है वो बैठेगी और वो आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने आप को आईसीसी के जो ढांचे हैं, जो एक सदस्य देश हैं, जो एक प्रॉपर जो एक तरीका होता है, जिस तरह से एक चुनाव होता है, इलेक्टेड बॉडी होती है, और किस तरह से वो इलेक्टेड बॉडी जो है वो पूरे गवर्नेंस के रूप में, एक संस्था के रूप में एक पूरे देश में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो पाती है। इस तरह के जो विचार हैं वो साझा किए जाएंगे, और इसमें कहीं ना कहीं आईसीसी जो है वो एक कहना चाहिए कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके साथ ही साथ एक ऑप्शन जो है वो इस तरह का निकाला जाता है, एक कमेटी जो है उसका निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़रूर इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये है कि क्रिकेट बोर्ड की जो सदस्यता है वो निलंबित हो गई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा फायदा ये है कि वो लगातार जो है वो खेलते रहेंगे। अमेरिका क्रिकेट टीम जो है उसको आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें खेलने की पूरी छूट रहेगी, वो खेलेंगे, और साथ ही साथ 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक को लेकर के जो तैयारी है वो भी बदस्तूर जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें सुपर टाइफून रगासा के बारे में अब बात करेंगे, जो इस समय फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचाने के बाद में अब चीन और हांगकांग में भी जिसने दस्तक दे दी है, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। और इसके साथ ही जब इसकी जानकारी चीन को पहले ही लग गई तो उसने जो वहाँ पे किनारे पे लोग थे उनको समय रहते ही 20 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुँचाया गया है। लेकिन इसके साथ ही मौसम की अगर हम बात करते तो मौसम ने किस तरीके से तबाही भारत में मचाई वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरी तरफ मौसम की ये तबाही भी वहां भी देखने को मिल रही है। और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून रगासा को बताया जा रहा है। कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं इस टाइफून की। तो ये सुपर टाइफून की खास तस्वीरें, जहां रगासा किस तरीके से बिल्कुल तबाही मचाता हुआ इस समय नजर आ रहा है, और कई फीट तक जो लहरें हैं वो इसकी उठती हुई नजर आ रही है। और तबाही के बाद का ये मंजर इस समय आप देख सकते हैं। तो फिलीपींस और ताइवान में ये तबाही की तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं, जिसके बाद में ये तूफान जो है वो इस वक्त चीन और हांगकांग की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सुपर टाइफून रगासा जब वहां से होकर गुजरा तो उसके बाद के ये हालात, और कई फीट तक समुद्र की लहरें उठती हुई इस दौरान वहां पर नजर आई हैं। पूरा तबाही मचाता हुआ ये वहां से गुजर रहा है, और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून इसे बताया जा रहा है। चीन और हांगकांग में भी ये टाइफून, सुपर टाइफून जो है वो दस्तक दे चुका है। हालांकि चीन ने पहले ही समय रहते ही तमाम जो लोग किनारे पर थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है आम लोगों के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रगासा के बारे में कहा जा रहा है कि सुपर टाइफून है और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून इसे कहा जा रहा है। फिलीपींस और ताइवान में भारी तबाही हमने देखी, चीन हांगकांग में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ताइवान में 14 और साथ ही फिलीपींस में 3 लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी है। कई सारे लोग हैं जो इस समय बेघर हैं, क्योंकि उनके घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। समय रहते ही उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जब ये तूफान आया तो उनके घरों को अपने साथ ले गया। स्कूल, फैक्ट्री और साथ ही जो परिवहन सेवाएं हैं वहाँ की, वो भी इस समय बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे तक तूफान सक्रिय रहने का भी खतरा इस समय जताया जा रहा है। तूफान की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 215 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची है। कई फीट ऊंची तक लहरें भी उठती हुई नजर आ रही हैं। तो वहां पे फिलहाल अभी क्या कुछ ताज़ा हालात है वो भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा खतरा इस समय चीन और हांगकांग पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से वो आपको बताते हैं। दरअसल चीन और हांगकांग पर सबसे बड़ा खतरा है, जहां फिलीपींस, ताइवान में तबाही देखने को मिली, और साथ ही चीन, हांगकांग भी अब ये जो सुपर टाइफून है वो पहुंच चुका है। दोनों देशों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और भारी बारिश लगातार जारी है, और रगासा चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की ओर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो वहां पर लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
क्योंकि चीन की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बेशक माल का नुकसान हो जाए, वो एक बार को कवर किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर फोकस ये है कि एक भी जान ना जाए चीन की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी सबसे जुड़ गए ताज़ा अपडेट के साथ। चंद्रशेखर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस तूफान को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी काफ़ी वहाँ पर हालात ख़राब हैं। हांगकांग से ये आगे बढ़ चुका है, हालांकि रगासा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, लेकिन हांगकांग और मकाऊ में अभी काफ़ी वहाँ पर जो फ़्लाइट्स हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं। उसके अलावा स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग में काफ़ी लोगों के घायल होने की खबरें वहाँ से आ रही हैं और मकाऊ में भी काफ़ी तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। और साथ ही साथ उससे आगे जब इसका लैंडफॉल चीन में होगा, चीन के दक्षिणी तट पर, तो गुआंगडोंग प्रांत को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। करीब 20 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर स्कूलों को बंद किया गया है, फ़्लाइट्स वहाँ पर कैंसिल कर दी गई हैं। तो कुल मिला के हालात काफ़ी ख़राब हैं रगासा के कारण। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि रगासा पहले से कमज़ोर पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो फ़िलीपींस की हम बात करें या उसके बाद ताइवान की हम बात करें, दोनों जगह इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। फ़िलीपींस में 10 लोगों की मौत हो गई, ताइवान में 14 लोगों की मौत की खबर है, 124 लोग वहाँ से लापता हो गए हैं। और इस वक्त पर अभी हांगकांग में भी काफ़ी लोगों के घायल होने की वहाँ से खबर आ रही है। मकाऊ भी काफ़ी हाई अलर्ट पर है। और चीन में गुआंगडोंग की हम बात करें तो वहाँ पर इस तूफान से निपटने की पूरी तैयारी वहाँ पर की गई है। जी चंद्रशेखर, इस तूफान से क्या भारत को भी किसी प्रकार का कोई अलर्ट या खतरा? देखिए, फ़िलहाल भारत के लिए इसका कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है और इसका जो मुख्य खतरा है वो इसी इलाके में है। हांगकांग की हम बात करें, मकाऊ की बात करें या चीन के दक्षिणी तट की बात करें, और यहाँ उतना बड़ा कोई खतरा नहीं है। लेकिन चीन का अगर हम गुआंगडोंग प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि तूफ़ान पहले से कमज़ोर पड़ा है, लेकिन ये उतना कमज़ोर नहीं है कि इसका कोई ज़्यादा फ़र्क वहाँ पर ना पड़े। अगर ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा, और बताया जा रहा है कि आज कुछ देर में इसका लैंडफॉल हो सकता है, और चीन के दक्षिणी तट पर अगर इसका लैंडफॉल होता है तो काफ़ी वहाँ पर इसका फ़र्क पड़ सकता है। और इसके लिए वहाँ पर पूरी तैयारियां भी की गई हैं। 20 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया है, फ़्लाइट्स वहाँ पर बंद कर दी गई हैं, स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। और इस साल का एक सबसे बड़ा तूफ़ान इसको माना जा रहा है। फ़िलीपींस, ताइवान, उसके बाद हांगकांग, मकाऊ और अब चीन में काफ़ी ये एक तरह से वहाँ पर अगर हम चीन के दक्षिणी तट की बात करें तो काफ़ी तेज़ हवाएं वहाँ पर चल रही हैं। काफ़ी इस वक्त पे हालात वहाँ पर ख़राब हो गए हैं इसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुजर हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ज़रूरी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।